हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आई वांट योर ब्लड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ओके गाइस, ये पार्ट काफ़ी इमोशनल है। जिनको इमोशनल सीन पसंद नहीं है वो चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब लगभग 6 महीने बीत चुके थे। वांगजी कोमा में था। वो अपनी आसपास की आवाज़ें सुन सकता था, लेकिन इन 6 महीनों में उसने कभी भी विहिंग की आवाज़ नहीं सुनी थी। जब वो कोमा में था, उसे एक विज़न दिखा जिसमें उसने अपने मॉम और डैड को देखा। उसके डैड ड्राइविंग कर रहे थे और उसकी मॉम उनके बगल वाली सीट में बैठी हुई थी और बैक सीट में एक लिटिल वांगजी था जो अभी 5 साल का है। उस दिन वांगजी का बर्थडे था और वो शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। उसकी मॉम उसे टीज कर रही थी। वो कह रहे थे कि हम तुम्हारे लिए एक छोटी सी फ्रॉग लेके आएंगे। तभी उनके सामने से एक कार आई और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की वजह से वांगजी और उसके मॉम डैड वो तीनों ही मर चुके थे। उनके ब्लड से पूरी सड़क लाल हो चुकी थी। लेकिन जिस कार से उनका एक्सीडेंट हुआ था उनको कुछ भी नहीं हुआ था। उसने अपने विज़न में देखा जिस कार से उनका एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक मैरिड कपल थे। उनकी कार भी बहुत बुरी कंडीशन में थी, पर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। जब वो दोनों उनकी कार के पास आए, तभी वो आदमी जो घबराया हुआ था वो अपनी वाइफ से कहता है, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उसकी वाइफ रिफ्यूज़ कर देती है। वो औरत प्रेग्नेंट थी और उसे लेबर पेन हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो उनकी हेल्प करना चाहती थी। उसने अपने हस्बैंड से कहा, मैं इन्हें बचा सकती हूँ, लेकिन उसका हस्बैंड उसे मना कर रहा था। उसने अपने वाइफ से कहा, अभी तुम प्रेग्नेंट हो, अगर तुमने इनकी मदद करी तो हमारा बच्चा खतरे में आ सकता है। लेकिन उस औरत ने वांगजी की तरफ देखकर कहा, इसे देखो, अगर आज मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो क्या मैं कभी अपने बच्चे को फेस कर पाऊंगी? उसके हस्बैंड के मना करने के बाद भी उस औरत ने अपना हाथ वांगजी की फोरहेड में रखा और उसे अपनी आधी पावर दे दी। अचानक से उस लेडी को बहुत ज़्यादा पेन होने लगा और वो बेहोश हो गई। उसका हस्बैंड उसे और वांगजी को हॉस्पिटल ले गया। वो औरत और कोई नहीं, मुशेन्यू की मॉम थी, जिसने वांगजी को जिंदा करने के लिए अपनी आधी पावर दे दी थी। इसलिए मिस्टर फेंग उसे मारना चाहते थे। क्योंकि वांगजी एक ह्यूमन था, इसलिए वो उन पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर मिस्टर फेंग उनके लिए वांगजी का ब्लड, उनकी पूरी पावर उन्हें दे सकता था। वांगजी के ब्लड में इतनी पावर थी जो G5 के चीफ को आसानी से ठीक कर सकती थी। अब वांगजी का वो विज़न धुंधला पड़ने लगा और वो गायब हो गया। तभी उसे एक और विज़न दिखा जिसमें उसने एक लकड़ी का फार्म हाउस देखा जो अंदर से बहुत ब्यूटीफुल था। उसने उसके अंदर विहिंग और खुद को देखा। उसने देखा कि वो दोनों मैरिड हैं और विहिंग उसे हस्बैंड कह के बुला रहा है। वो दोनों किचन में हैं और वांगजी उसके फेवरेट स्पाइसी नूडल्स बना रहा था। विहिंग के चेहरे में एक क्यूट सी स्माइल थी। शायद ये वो पल थे जो वांगजी विहिंग के साथ जीना चाहता था। अचानक से उसने देखा कि विहिंग उससे दूर जा रहा था और वो गायब हो गया। वांगजी विहिंग का नाम जोर से चिल्लाते हुए उठा। जब उसने आंखें खोली तो उसके पास लैन सिचन बैठे हुए थे, जिनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने वांगजी को गले लगा लिया क्योंकि वो
6 महीने बाद कोमा से उठा था। लेकिन वांग जी के दिमाग में बस विहिंग का ही ख्याल था। उसने कहा, ब्रदर विहिंग कहाँ है? लेकिन लैन सिचेन ने जवाब दिया, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। जैसे ही वो जाने वाला था, वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था इस बात का, कहीं विहिंग उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। लेकिन लैन सिचेन ने एक स्माइल के साथ कहा, वो तुम्हारे साथ ही था। वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था, इसलिए मैंने उसे आराम करने के लिए घर भेजा है। चिंता मत करो, वो कुछ देर में आता ही होगा। ये सुनकर वांग जी एक राहत की सांस लेता है। कुछ देर बाद जब डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया तो वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका था। उसे बस थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत थी। अब लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। इस बीच उसने न जाने कितनी बार लैन सिचेन से विहिंग के बारे में पूछा होगा, जिससे लैन सिचेन परेशान हो चुके थे। जैसे ही विहिंग को पता चला वांग जी को होश आ गया है, वो अपना सारा काम छोड़कर हॉस्पिटल में आ गया। जब वो वांग जी के पास पहुंचा तो लैन सिचेन, जो वांग जी के बगल में बैठे हुए थे, वो मुस्कुराकर वहां से चले गए। वांग जी और विहिंग एक दूसरे को कुछ देर तक ऐसे ही देखते रहे। विहिंग डोर के पास ही खड़ा था। जैसे ही वांग जी की नज़र विहिंग पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। पर विहिंग का चेहरा शांत था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। जब वांग जी ने ये नोटिस किया तो उसने कहा, तुम ठीक हो ना विहिंग? कहीं मुझे भूल तो नहीं गई? लेकिन दूसरी तरफ विहिंग था, जो अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला था। उसने साइलेंटली नोट किया। विहिंग का ऐसा बिहेवियर देखकर वांग जी को थोड़ा अजीब लग रहा था। वांग जी को लगा था जैसे ही विहिंग को पता चलेगा कि उसे होश आ गया है तो वो खुश होकर एक कोला बियर की तरह उसके ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट विहिंग ने तो उसकी हेल्थ के बारे में भी नहीं पूछा। वो एक स्टैचू की तरह डोर के पास खड़ा था। तभी वांग जी ने उसे प्यार से कहा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ। विहिंग घबराते हुए धीरे धीरे उसके पास गया और उसकी पास वाली चेयर में बैठ गया। तभी वांग जी ने धीरे से उसके गालों को पिंच करते हुए कहा, क्या मैंने बहुत वेट करवाया जिससे मेरा विहिंग मुझसे नाराज हो गया है? लेकिन विहिंग ने धीरे से ना में सर हिलाया। वांग जी के टच से उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। वांग जी ने पाउट करते हुए कहा, अगर तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो तो तुमने अभी तक स्माइल क्यों नहीं किया? ये सुनकर फाइनली विहिंग ने स्माइल किया। जिस स्माइल को देखकर वांग जी को एक वार्मथ फील होती थी, लेकिन आज उस स्माइल को देखकर वांग जी के हार्ट में एक शार्प पेन हुआ। उसने विहिंग के गालों से तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। उसके आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे एक पल में उसका सब कुछ खत्म हो गया है। जो इंसान उसके लिए उसकी लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो अब उसे छोड़कर जा चुका था। वांग जी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली थी क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहा, आखिरकार वो मुझे छोड़कर चला गया। ये सुनकर विहिंग का चेहरा पेल पड़ गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर वांग जी चिल्लाते हुए पूछते हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जिस दिन वांग जी ने अपना ब्लड दिया था और वेनिंग ने विहिंग के नेक पर हिट किया, जिससे वो बेहोश हो गया था। जैसे ही वेनिंग उसे
सर्कल की ओर ले जा रहा था, सडनली वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगा, जिसमें वो मेलोडी बज रही थी जो वांग जी विहिंग को सुनाया करता था। जैसे ही वो म्यूज़िक विहिंग के कानों में पड़ा, उसके आंखों के सामने वांग जी का शांत चेहरा आने लगा, जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और उसे होश आ गया। उसने देखा कि वेन्निंग उसे सर्कल की ओर ले जा रहा था। उसने अपनी पूरी पावर से वेन्निंग को धक्का देकर उसे दूर किया। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए थे। वो जल्द ही वांग जी के पास गया। अब उसने अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ लिया। उसने अपना लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर रखकर एक सर्कल बनाया जो उसके नाभि के पास था। उसकी बेली बटन से एक ब्लू कलर की लाइट निकलने लगी। नाभि के जरिए उसकी लाइफ एनर्जी उस सर्कल में आ रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। वो दर्द में चिल्ला रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी पूरी लाइफ एनर्जी उस सर्कल में डाल दी। अब वो उस सर्कल को वांग जी के बेली बटन तक ले गया और वांग जी की बॉडी उस ऊर्जा को सोखने लगी। अब सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। जैसे ही वांग जी ने सारी ऊर्जा सोख ली, वो वांग जी के फेस की ओर मुड़ा और उसे एक किस किया। उसकी आंखों की वजह से उसके लिप्स भीग चुके थे, जो वांग जी को किस करते टाइम उसके लिप्स में भी लग गए थे। अब वो एक कदम पीछे हट गया। तभी उसे अपनी बेली में एक शार्प पेन महसूस हुआ और उसने ब्लड वॉमिट कर दिया। लेकिन उसकी नज़र अभी भी वांग जी की तरफ थी। जैसे ही वो पीछे की तरफ गिरने वाला था, वेन्निंग ने उसे पकड़ लिया। वेन्निंग बहुत रो रहा था और विहिंग उसकी लैप में ऐसे पड़ा हुआ था जैसे उसकी बॉडी में जान ही ना हो। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। मुशेन्यू चुप था और वांग जी उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक मुशेन्यू ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वांग जी ने फिर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या सिर्फ ब्लड के लिए उसने मुझसे प्यार का नाटक किया था? ये बोलकर वो मुशेन्यू की तरफ बहुत गुस्से में देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसके गुस्से से मुशेन्यू डर के मारे कांपने लगा था। उसने रोते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता। उस दिन जब मुझे होश आया, वेन्निंग मेरे बगल में अनकॉन्शियस गिरा हुआ था। जब मैंने अच्छे से पूरे कमरे में देखा तो तुम बेड में अनकॉन्शियस पड़े हुए थे। मैंने तुम्हारी पल्स चेक करी तो वो चल रही थी। मैंने तुरंत वेंचिंग को कॉल किया और तुम दोनों को हॉस्पिटल ले आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मैंने तो अपनी बॉडी उसे दे दी थी, पर मैं ज़िंदा कैसे हूँ? तब मुझे पता चला कि मेरे डैड और मेरी स्टेप मॉम मर चुकी हैं। इसका मतलब था उसने मेरा बदला ले लिया था। पर मैं ज़िंदा कैसे हूँ, ये सोचकर मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे नाइटमेयर आने लगे थे। मैं हमेशा अपने सपने में उस रात के बारे में देखता था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। लगभग 1 महीने बाद हर रोज़ की तरह मुझे फिर से नाइटमेयर आया, जिस वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। तभी मैंने मैट्रेस से अपनी डायरी निकाली, जिसमें मैं अपने बुरे सपनों के बारे में लिखना चाहता था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो ये पार्ट काफ़ी इमोशनल था। ये स्टोरी का मेन पार्ट था, इसलिए मैं इसे स्किप भी नहीं कर सकती थी। आई होप आप लोग समझेंगे। इसके बाद
अब इसका लास्ट पार्ट आएगा। सो देखते हैं आगे क्या होगा। एंड आपको आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तब तक के लिए बाय बाय।